नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कौन कौन से प्रोविज़न बनाए गए थे 1858 के, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, उसने अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये सिखा दिया था कि हमें एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की आवश्यकता है। और ये भी लग रहा था इंटरनेशनल तौर पे भी, जब ब्रिटिश लड़ाई कर रही थी तो उनको ये बात का भय हो चुका था अमेरिकी क्रांति को देखते हुए कि कहीं ना कहीं भारतीय उपनिवेश अगर हम अच्छे से शासन नहीं करेंगे तो हमसे आज़ाद हो सकता है। इसी डर से और कुछ अन्य कारण भी हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या कुछ मेन हेडिंग या फिर प्रोविज़न हुए थे, फिर उसके बाद उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हुआ था उसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये आपका लॉन्ग टाइटल था एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। मतलब इसका जो टाइटल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट का जो टाइटल रखा गया था कि बेटर गवर्नमेंट देने की कोशिश की गई थी या फिर बेटर गवर्नमेंट देने की घोषणा की गई थी कि हम भारतीयों को एक अच्छी गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया ने ये सेंटेंस खुद कहा था। अगर बात किया जाए टेरिटरी की, ठीक है, तो किसके द्वारा हमारे ऊपर इस तरह का प्रोविज़न लाया गया, इस एक्ट को लाने के पीछे कौन था, तो ये आपका डायरेक्ट ब्रिटिश जो है उस कंट्रोल में चला गया था। आप पहले ही जानते हो कि कई चार्टर्ड एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। चार्टर्ड एक्ट आपका 1793, फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1813, फिर उसके बाद 33, फिर 53। अब जा कर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इस दौर से बाहर हो गया। अब हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा था? महारानी विक्टोरिया या फिर ब्रिटिश क्राउन, जो पार्लियामेंट के निर्देशों के अनुसार काम करती थी। ठीक है, उसको सिफारिश देती थी, उसके आधार पर हमारे भारतीयों में शासन होता था। सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो भी मान गए थे। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट जो थे वो कहते थे कि हम जिस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है उसके पक्ष में हैं। ठीक है, और 1857 की विफलता में सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारे खुद के प्रिंसली जो राजाओं थे उन्होंने भी सहयोग नहीं किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था और वो न्यूट्रल बने रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, वो अपने स्थिति से खुशी थे। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट भी मान गए, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया जिसके तहत ये आपका शासन होना था। अब ये कब लाया गया? 2 अगस्त 1958 में लाया गया। कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये पारित किया गया, ये एक्ट पारित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसको लागू कब किया गया इंडिया में? 1 नवंबर 1958 के समय में। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए, अब इसका बैकग्राउंड अगर समझा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ थोड़ा सा सजग हो गए थे। मैंने पहले भी बताया कि उनको डर लग गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं विद्रोह करके खुद का भारतीयों पर शासन न लगा दे और कह दे कि हम तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई हमारा लेना देना नहीं है, हम स्वतंत्र संस्था हैं। तो इस बात का डर ब्रिटिश को लग रहा था, इसीलिए उसने क्या किया कि उसको डायरेक्ट पार्लियामेंट से अटैच कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से अटैच कर दिया। कंपनी को क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। अंग्रेज़ों का मानना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मानना था कि जो ये क्रांति हुई है, जो ये विद्रोह हुआ है, उसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ है, उसके द्वारा किए गए शासन और लिए गए निर्णयों का हाथ है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आगे हम किसी तरह का इस तरह का विद्रोह या फिर युद्ध देखें। तो इसलिए उन्होंने आपका खुद गवर्नमेंट लेकर के उसकी नया एक्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीयों को दिया। अब क्वीन विक्टोरिया का कहना था, जो कि मोनार्क ऑफ ब्रिटिश बन चुकी थी, वो आपका भारत के लिए शासन कर रही थी। ठीक है, मतलब सर्वे सर्वा शासन किया जाए तो कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश की जो क्वीन थी वही आपके यहाँ शासन करती थी, जो कि सिफारिश देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को और उन्हीं के आधार पर शासन होता था। अब समझते हैं कि जो आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया तो उसके फीचर्स क्या क्या रहे थे उसको समझना आवश्यक है। तो फीचर्स की अगर बात किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर 1958 19 यहाँ पर नहीं होगा, 1858 होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे 1858। इसमें अगर बात किया जाए तो प्रोविजंस जो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रोविजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट अगर जो है वो आपका ब्रिटिश क्वीन के नाम पर ही चलेगा। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था की गई। और इसमें कुछ अन्य चीज़ों को समाप्त किया गया, कुछ अन्य संस्थाओं को जिसके पहले चार्टर्ड एक्ट में इसका प्रोविज़न हुआ करता था। जैसे कि
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपने खूब सुना होगा चार्टर्ड एक्ट के समय में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में भी सुना होगा। ये दोनों क्या कहते थे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जो कि आपके अलग अलग तरीके के, लेजिस्लेटिव जितने भी वर्क होते हैं और एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, यही दोनों संस्थाएं आपका काम करती थी। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्षमता जो है वो आपका बिल्कुल समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उनकी क्षमता को लगभग समाप्त कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पद होता था उसको भी इंडिया के लिए समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उसके भी पद को समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो एक ब्रिटिश एमपी हुआ करता था। ठीक है, और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड भारतीयों के बीच हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में एक चैनल का काम करता था। ठीक है, तो उसको जब समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद एक क्या किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होता था, और वो ब्रिटिश संसद का एमपी हुआ करता था, और उसके 15 मेंबर्स थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पहले हुआ करता था उसके प्रोविजन को समाप्त करके नई व्यवस्था की गई जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, मतलब इससे आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी पावर बढ़ाना चाहती है। गवर्नर जनरल व वायसराय एक ही बना दिए गए। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल के पास पावर बहुत सारी होती थी। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी देखना और भारतीयों पर कानून बनाना, शासन करना, ये सारा काम ज़्यादातर गवर्नर जनरल का हुआ करता था, और वायसराय भी हुआ करता था लेकिन नाम मात्र का हुआ करता था। तो अब वायसराय और गवर्नर जनरल को दोनों को एक कर दिया गया, और उसका जो मुख्य नाम रहा वो आपका वायसराय ही रहा, लेकिन दोनों ही काम वो किया करता था। जो काम 1858 के पहले गवर्नर जनरल का हुआ करता था और जो वायसराय का हुआ करता था, दोनों मिक्स करके एक ही व्यक्ति के अंदर वो आपकी शक्तियाँ का निहित कर दिया गया। वायसराय व स्टेट गवर्नर क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, अब स्टेट गवर्नर की कैसे बात समझ रहे हो, उस समय जितने भी प्रदेश हुआ करते थे या प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे मद्रास का प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, और बंगाल का प्रोविंस हो गया, इसी तरीके से असम प्रोविंस हो गया, तो सिंध का रीजन में मैंने बताया था कि 2 प्रोविंस बने थे। तो इन सभी रीजन्स में जो स्टेट गवर्नर हुआ करता था उसकी नियुक्ति और वायसराय की नियुक्ति जो है वो आपका ब्रिटिश क्राउन के निर्देशों पर किया जाता था। यह एक्ट डायरेक्ट कॉलोनी बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत जो है ब्रिटिश की डायरेक्ट कॉलोनी बन गई, क्योंकि इसके पहले अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी रहा करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट कॉलोनी बनना पड़ा ब्रिटिश की। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात किया जाए तो उसको समाप्त कर दिया गया, और इस एक्ट की जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो हड़प नीति थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति थी। तो इस तरह की जितनी भी नीतियाँ बनी थी, चाहे वो आपका लोगों से टैक्स वसूलने की बात रही हो या फिर लोगों को पेंशन न देने की बात रही हो, जैसे नाना साहब, झांसी की रानी, इन सभी को पेंशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उनके राज्य भी छीन लिए गए थे। तो इस तरह के जितने भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित केसेस थे उसको समाप्त कर दिया गया, और इसी के साथ साथ पिट्स इंडिया एक्ट की जितने भी प्रोविजन थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विस जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे लागू करने की बात कही गई। भारतीय प्रशासन हेतु इंडियन सिविल सर्विस की व्यवस्था की गई, जिसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते थे या फिर भाग ले सकते थे। भारतीय राजाओं की स्थिति को यथावत रखा गया। उस समय 560 से भी ज़्यादा रियासतें थी। आप पहले अभी भी जानते हो कि 500 प्लस रियासतों को एक करने का काम किया था सरदार पटेल ने, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो रहा था। इसीलिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार पटेल को इसीलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में रियासत हमारे देश में हुआ करती थी। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स देखा जाए कि उसमें क्या कुछ ब्रिटिश में चल रहा था, तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो किसको बनाया गया? लॉर्ड स्टेनले को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड स्टेनले को बनाया गया 1858 में। अगर बात किया जाए प्राइम मिनिस्टर की थी तो उसमें बेंजामिन डिसराली वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो जो थे, जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो डायरेक्ट क्राउन के शासन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, वो उनका बिल्कुल मानना नहीं था कि जिस तरह के प्रोविज़न लाए जा रहे हैं, या फिर महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश क्राउन हैं
उनके अंतर्गत भारतीयों को शासन दिया जा रहा है, वो उसके पक्ष में नहीं थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यथावत रखना चाहते थे, उसके टेन्योर को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ज़्यादातर जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो उनसे असहमत थे। इसीलिए वो जो बिल है वो पास कर दिया गया। अब बिल पास करने के बाद आप जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपका आ चुका था। इसके साथ साथ जो फर्स्ट गवर्नर जनरल और वायसराय जो बना था वो आपका लॉर्ड कैनिंग बन चुका था। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है कि जो गवर्नर जनरल होता था और जो वायसराय होता था वो कौन होता था। अलग अलग समय में पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने अपनाई, ठीक है, और विलय नीति जो थी आपका, इस तरह की नीतियाँ जो थी, सहायक संधि जो है वो किसने अपनाई थी, क्या उस समय वायसराय हुआ करता था, क्या उस समय गवर्नर हुआ करता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1858 के बाद से गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को एक ही कर दिया गया। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को जानने की कोशिश की। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।